दोस्तों तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। कुछ रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक खबरों के साथ आप मौजूद हूँ, जिसमें हम 2-3 ऐसी खबरें लेंगे जो कल तक जिन पर आप नज़र बनाए रख सकेंगे। तो पहली खबर ये है कि जिस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस्लाम को लेकर जिस तरह की बातें की और जिस तरह की सूरत हाल आपने देखी कि उस पर रजब तैयब अर्दगान द्वारा अपना रद्द अमल पेश किया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि भाई मैक्रोन को दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। इसी की सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान ने भी कहा था कि ये इस तरह की बातें मेरे ख्याल से फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं करना चाहिए। अलबत्ता रजब तैयब अर्दगान के बयान को लेकर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी नाराज़गी का एक रद्द अमल आया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी नाराज़गी जाहिर की गई है। अलबत्ता मैक्रोन ने भी एक सख्त पैगाम जो है वो दिया है कि हम इस तरह के मामलात में बिल्कुल हम जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है उसके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। इस पर रजब तैयब अर्दगान ने अपनी कौम को बाकायदा जो है कॉल किया है। ये कहा है कि फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बायकाट करें। दुनिया में भर के मुसलमानों में इस तरह की नाराज़गी देखी जा रही है मैक्रोन के प्रति, फ्रांस के प्रति। अब ये देखना होगा कि कोई बायकाट करता है कि नहीं करता है। इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट ये है कि जो अरब जगत नई जो संधियां करते जा रहे हैं इजराइल के साथ, अरबों की ज़बान लगभग खामोश है। हल्के फुल्के कहीं कोई रद्द-ए-अमल दिख रहे हैं वो अलग बात है, वहाँ की जनता भी संतुष्ट नज़र आती है। तो ये एक बदलती दुनिया का नज़ारा है। रीस्टार्ट जो की गई है दुनिया, उसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। देखते रहिए। तो दूसरी तरफ ये है कि फ्रांस की प्रोडक्ट को लेकर जिस तरह रजब तैयब अर्दगान ने अपील की है कि बायकाट किया जाए, कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है ये भी वक्त देखने पर बताएगा। अलबत्ता इतना ज़रूर समझ लीजिएगा कि फ्रांस के और तुर्की के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और ये कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता अभी भी कुछ देश ज़रूर यूरोपियन चाहते हैं कि वो तुर्की के साथ अपने संबंधों को बनाए रखें और आगे बढ़ें, मगर ये धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम जो है बनता हुआ जा रहा है। देखते हैं अब कहाँ तक जाता है। मगर ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम तब बन सकता है जब तमाम इस्लामिक मुल्क जो है वो तुर्की के साथ आ खड़े हों। मगर ये ज़रूर है कि क्रिश्चियनिटी यकीनी तौर पर फ्रांस के साथ खड़ी होती हुई नज़र आएगी, एक तरफ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। रजब तैयब अर्दगान के साथ पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क आएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है, और आएगा भी छोटा मोटा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे एक तरफ़ा आप मान सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी की एक तरह से जीत ही है। और रजब तैयब अर्दगान या तुर्की में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ या क्रिश्चियनिटी के साथ अपनी सेनाओं को खड़ा कर सके, जवाब दे सके। ऐसी सोच भी है तो वो सिर्फ सोच हो सकती है, प्रैक्टिकल ज़मीन पर यह नज़र नहीं आती, क्योंकि अकेला रजब तैयब अर्दगान इतनी बड़ी दुनिया से जीत नहीं सकता। अगली खबर इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आने वाला जो कल है उसमें यानी कि मंगलवार, कल अमेरिका के जो माइक पोम्पियो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं भारत में, और ये क्वाड कोर को लेकर और सबसे बड़ी बात BACA जो एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है उसको लेकर मीटिंगें होंगी यहाँ 2+2, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री विदेश मंत्री शायद जो है आपस में ये भी मुलाकात करेंगे। 2+2 ये मीटिंग होने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि इस मीटिंग को इस नज़रिए से देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों कि एक तरफ बस एक हफ़्ता भी नहीं बचा है अमेरिका के चुनाव संपन्न होने में, और
एक प्रेसिडेंट अभी जो है वो तय नहीं है कि कौन वापस ट्रंप वापसी करेगा, कि जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। ये मुस्तकबिल में अभी तय हो पाएगा जब नताइज सामने आने वाले हैं। ऐसे हालात में हम जो BACA शायद जिसकी संभावना है कि वो साइन की जाएगी, मगर मेरी पर्सनल राय है कि अभी उसको एक हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने के लिए उसे होल्ड करना चाहिए। इंडिया को इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए BACA। अगर भारत की जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उसकी अगर ये सोच है कि हमें कैसे भी इस ट्रीटी को साइन कर लेना चाहिए तो ये सही हो सकता है। मगर मेरे नज़रिए में जो है मुझे लगता है कि जो बाइडन अगर आ जाते हैं और उनकी नीति अगर कुछ में बदलाव नज़र आता है तो उसको देखकर ही इस ट्रीटी को साइन करना चाहिए। हालांकि इससे पहले 2-3 ट्रीटियाँ हम अमेरिका के साथ इस तरह की साइन कर चुके हैं। इस ट्रीटी का मतलब होगा कि अमेरिका हमारे तमाम जो हैं वो नक्शे हैं, हथियार हैं और हमारे ड्रोन्स हैं, वो सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भी उनका कर सकते हैं। हमारी जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर हम वहाँ से या यहाँ से हम जब सूचनाओं को कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में दे देंगे कि वो हमारे ड्रोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उससे सूचनाएं भी ले सकते हैं, तो सूचनाएं दे भी सकते हैं, तो एक तरह से माना जाना चाहिए कि अमेरिका की इस ट्रीटी के बाद अगर अमेरिका चाहेगा कि हमें उसे कहीं पर कोऑपरेट करना चाहिए तो वो बिल्कुल मॉनिटर करके हम उसका कोऑपरेशन के लिए मजबूर होंगे या अपनी खुशी से उसके साथ होंगे। तो उसी तरह की मुझे नहीं लगता कि भारत कोई अमेरिका को इस तरह का संदेश दे पाएगा कि वो मतलब जिस तरह अमेरिका भारत को दे सकता है। तो मुझे लगता है अभी इस ट्रीटी में थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हालांकि इसकी उम्मीद है कि कल ये ट्रीटी साइन हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि इस ट्रीटी को अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक प्रेसिडेंट जो है वो तय नहीं हो जाता है अमेरिका का, तब तक इसको होल्ड पर डालना चाहिए। ये ट्रीटी दोस्तों, इस ट्रीटी के चलते हुए एक डेवलपमेंट जो है वो चाइना की तरफ से भी आ रहा है और रशिया की तरफ से भी आ रहा है। चाइना का अपने जो बेसिकली इसमें चाइना का थिंक टैंक है वो एक खदशा जाहिर कर रहा है कि एक तरफ भारत के साथ चुनाव बेसिकली सीमाओं पर भारी तनाव है और उसके साथ साथ अमेरिका जो क्वाड कोर के ज़रिए भी अभी जो 4 देशों की एक रिहर्सल मालाबार होने वाली है उसको लेकर भी टेंशन में दिखाई दे रहा है कि जो चाइनीज़ थिंक टैंक है उसमें ये सोच रहा है कि मालाबार के बहाने या एक्सरसाइज के बहाने चाइना के इर्द गिर्द डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। ये अपना चाइना का सोचना है। मगर भारत भी की स्ट्रेटजी ये सही हो सकती है कि इस वक्त मालाबार हो, इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका, भारत मिलकर अगर रिहर्सल करते हैं, सबकी फौजी हथियार यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो यकीनी तौर पर चाइना पर इसका दबाव पड़ेगा। अब दबाव के नतीजे क्या होते हैं ये देखने वाली बात है। इस नतीजे को हम थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं पूरी तरह से अपने जो रक्षा सलाहकार हैं मिस्टर डोभाल, उनके ज़रिए जो बयान दिया गया है कि हम अपने देश की धरती पर भी दूसरे के देश की धरती पर भी युद्ध लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर ये सब कुछ भी चल रहा है तो चाइना को लेकर, चाइना अपनी कंट्री को लेकर और अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर सचेत नज़र आ रहा है, उसका थिंक टैंक सचेत नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये इसको हमारी तरफ से तो कंप्लीट मानना ही चाहिए कि ये एक तरह से ऐलान है। और दूसरी तरफ ये है कि जब तमाम सेनाएं आसपास यानी कि साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और इन तमाम इलाकों में भी जब आपको हमारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की सेनाएं बढ़ेंगी तो चाइना पर इसका दबाव पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर लबो-लबाब ये है कि तनाव कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये निर्भर करेगा शायद जो है वो इस बात पे कि जो 38,000 किलोमीटर जो ज़मीन चाइना ने भारत की दबाई, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था, अगर वो छोड़ देता है चाइना तो शायद ये दबाव कम हो सकता है, वरना इरादे जो है वो चाइना को समझ में आ रहे हैं कि क्या हैं।
तो अगर चाइना चाहता है कि ये जो हालात हैं वो वार की तरफ न जाएं तो फिर चाइना को पीछे हट जाना चाहिए, जो कि मुझे हटते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मगर जैसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ का भी, जो भी रक्षा सलाहकार का भी जो बयान है, इसको भी हम संजीदगी से और चाइना को भी संजीदगी से लेना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर समझ लो कि आगे बढ़त होगी। इसमें पाकिस्तान को एक अजीब सा डर सता रहा है। पाकिस्तान का अपना ये मानना है कि दूसरे की धरती पर जंग का मतलब चाइना की धरती नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान की धरती हो सकती है। यानी कि जो पाकिस्तान के इलाके हैं, यहाँ उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर भारत हमला कर सकता है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी काफ़ी चिल्ला रहे हैं, काफ़ी उनमें घबराहट है। और ऐसे सूरत हाल में जो है क्या होता है वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जिस पर हम आगे नज़र बनाए रख सकते हैं, मैंने उन ख़बरों को आप तक पहुंचाया है। यानी कि तमाम जो हमारे बर्रे-सगीर के इलाके भी हैं, इनमें भी तनाव बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। चूँकि पोम्पियो भारत से अपना दौरे को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि पोम्पियो यहाँ से इंडोनेशिया और ओशियान के कई देशों में, 3-4 देशों में और विजिट करेंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे। इम्पोर्टेंट ये भी समझ लीजिएगा कि एक तरफ तो जो है अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि नया राष्ट्रपति चुने जाने वाला है। इधर BECA जो है वो साइन होने जा रही है। इसको जो अभी तक ऑनलाइन मीटिंगें चल रही थी, सभी की वर्चुअल मीटिंगें चल रही थी, ये ऑफलाइन मीटिंग को इतनी महत्ता देना, इतनी इम्पोर्टेंट देने का मतलब ये होता है कि ये जो दौरा है पोम्पियो का काफ़ी स्ट्रैटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ़िलहाल जो है ये 2 बड़े इशू मुझे दुनिया में नज़र आ रहे हैं। तीसरा छोटा सा ये भी है, छोटा सा तो नहीं, इसको भी बड़ा मानिएगा कि नागोर्नो काराबाख में युद्ध जारी है, समझौते पर कोई बात अभी नहीं बन पाई है, वार बढ़ते जा रहा है, उसका रुख भी किधर जाएगा इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल मैं अगले 24 घंटों के लिए आपको अपडेट करने के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजिक रणनीतिक खबरें बताऊं। तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह 8 बजे वो भी देखिएगा कि जो अभी कल का बचा हुआ एपिसोड था, जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।